अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव तो अपनी जगह पर चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे बड़ा जो डेडलॉक बना हुआ है वो ये है कि ना ऑपोजिशन और ना ही हुकूमत अपनी बयानबाजियों से बाज आ रही है, और इसकी वजह से और ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन बनती हुई नजर आ रही है। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जो पीएमएल के या दूसरे रहनुमा बाहर बैठे हैं, उनके हवाले से भी बहुत ज्यादा बयानबाजियां सामने आ रही है। लेकिन उसके काउंटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई। इसहाक डार साहब ने एक बैरूने मुल्क एक जो जर्नलिस्ट है उसको इंटरव्यू दिया, और उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू के अंदर उनका जो टेंशन है, उनके जो चेहरे के ऊपर एक परेशानी है, वो बड़ी नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत बयानबाजी भी करती है, बातें भी करती है। इन मुजरिमान को, जिनको ये मुजरिम कहते हैं, जो मुल्जिमान हैं, उनको वापस कब लाएगी, ये असल सवाल पैदा होता है। बाहर के सहाफी इसहाक डार साहब से सवाल करता रहा। बाहर के सहाफी ने, एंकर पर्सन ने ये बारहा पूछा कि आपकी कितनी जायदादें हैं, और इसहाक डार साहब ने उसका जवाब एक में दिया। लेकिन जब मजीद को रेदा गया तो उन्होंने अपने बच्चों की जायदादें या अपनी जो इंडिपेंडेंट एंड अडल्ट बच्चे हैं उनकी जायदादों से बिल्कुल कताए ताल्लुकी का इजहार किया। ऐसी सूरत हाल में जहां सियासत बहुत तेजी से बिगड़ती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत तेजी से एक तसादुम की सियासत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, वहां ये इंटरव्यू क्या हुकूमत को मवाद फराहम करेगा? पीडीएम की एक मेन जमात पीएमएलएन के खिलाफ एक महाजाराई करने का, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इज सीनियर एनालिस्ट, बहुत अरसे से आप इनको अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मुबशर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया फोन लाइन पर। और थोड़ी देर में तकरीबन मिड प्रोग्राम में हमें नासिर बेग सुख्ताई साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट एज वेल। अभी जाएंगे ब्रेक की तरफ, बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके सामने एक इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से बात कर रही थी। उन्होंने एक और बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग की। वो कहते हैं कि एंकर ने पूछा कि आप जी पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, 3 साल से आप बीमारी के गर्द से लंदन में हैं, तो अब आप पाकिस्तान कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आपने हालात देखे हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स का हाल क्या हो रहा है। तो मुझे तो हैरानी इस बात पे हुई कि एक इस बेसिस के ऊपर कि आपसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सवालात पूछेगा, आप पूरे पाकिस्तान को मलाइन कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी कुछ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से आती रहीं, जिन स्टेटमेंट्स के बारे में हम पहले भी बात करते रहे। अयाज सादिक साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, जिसको भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा उठाया, पसीने आ रहे हैं, टांगे कांप रही हैं और इस किस्म की बातें। एंड पर्टिकुलरली इस तमाम तनाजुर को इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से देखा गया, इस हवाले से बात करेंगे। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने इसहाक डार साहब वाला इंटरव्यू देखा होगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर इसहाक डार साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे तो उनको एक एक्सपीरियंस एंकर के सामने या एक फॉरेन मीडिया के सामने आने की क्या जरूरत थी? दोनों जगह से क्या सिर्फ और सिर्फ जबानी कलामी जंग के ऊपर इत्तेफाक किया जा रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, एक तो हमारी जो बयानबाजी है ना, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने वजन तोलने की आदी नहीं है। और आप जिन बयानात का जिक्र कर रही थी, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाटएवर उस केस में भी उनके बातें आप सुन लीजिए। फिर इसहाक डार साहब के बारे में समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो हम भूल जाते हैं। ये जो हदैबिया केस में इन्होंने जो अपना एक बयान दिया हुआ था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको बाद में आई डोंट नो हाउ इट वाज टर्न्ड डाउन, वो देखने वाला है। इज अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, ही कांट स्पीक एज वेल बट हिज हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने सारी तफसील से लिखा हुआ था सारा कुछ, उनको हर चीज याद रहती है। अगर उनको ये याद नहीं कि प्रॉपर्टीज कितनी हैं, तो देयर लॉट मेनी पीपल इन पाकिस्तान जो बता सकते हैं। फिर ये इसहाक डार साहब वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है जो बिफोर 99 जब इन्होंने फिगर फजिंग की थी तो पाकिस्तान को, मुझे और आपको $7 लाख इनके झूठ बोलने पे जुर्माना देना पड़ा था।
तो इसहाक डार साहब को तो खुद जाना भी नहीं चाहिए था। फिर जिस तरीके से ये पाकिस्तान से गए हैं, जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरीके से उनको जहाज बैग निकाला है, तो ऑल दिस एड्स अप टू व्हाट, कि देयर इज अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस जेंटलमैन। ये किसी चीज का जवाब दे सकते नहीं है, देना चाहते नहीं है, फिर उन्होंने जाके अपने आप को वहां पेश कर दिया और अपने किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान पे तुहमत लगाने को सबसे ज्यादा आगे है ये सब कुछ। अगर पाकिस्तान को अगर ह्यूमन राइट्स का कोई मसला है तो इनसे भी तो पूछा जाए ना, भाई साहब आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए, आपकी वजह से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार होगा। बगैर सोचे समझे बात कर देना, वो तो जाना चाहिए नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। और जब गए हैं, मेरी एम्बैरेसमेंट इस बात पे ज्यादा हुई है कि ये मेरा इतना अरसे से मेरे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ये इसमें डीलिंग विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, और ये वहां पे जाके इसी से अपने आप को ये एम्बैरेस कर रहे थे। आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट दैट। सवाल का जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है। राइट राइट। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से पीएमएलएन की लीडरशिप से वो जो उनका एक नजरिया है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट सुनाई देती रही हैं। आज सादिक साहब की स्टेटमेंट बीइंग वन, अब इसहाक डार साहब ने वहां ये कहा कि जी पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो रहा है वो देखें। यानी सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर केस की बेसिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान को मलाइन कर देना, क्या ये बात सही है? देखिए अनिका, आपके साथ भी कुछ दूसरे चैनल्स के प्रोग्राम्स में एक चीज पे मैंने हमेशा जोर डाला, और मैं चाहता हूँ, कोशिश तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि किसी का भी स्टेटमेंट हो, कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में या अनऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे तो उसे फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर डेवलप ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो फैक्ट्स पे मबनी नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी चाकरसाई होती है। अब जो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट है जिससे वो मुकर गए हैं, कम से कम उसको फैक्ट चेक होना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, क्योंकि कौम के सामने जो पिक्चर है वो किसी तरीके से आई और उसके बाद वो बैकआउट कर गया अपने स्टेटमेंट से। इसहाक डार साहब का भी मामला यही है कि एक तो ये बात मुझे एडमिट करना पड़ेगी कि पीएमएलएन जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मीडिया को उस तरीके से फेस नहीं कर सकती जिस तरह हमने देखा पीपल्स पार्टी के लीडर्स जैसे बेनजीर को आपने देख लिया, शहीद को, और उसके बाद बिलावल के इंटरव्यूज, हालांकि यंग चैप, बॉय तो नहीं कहना, यंग चैप, और कितना कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे दिए। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं पीएमएलएन की लीडरशिप में ये कमी पाई जाती है। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक है कि 3 साल से वो बाहर है और यहाँ पे हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आए भी थे। एक हमारे पास ये प्रेसिडेंट भी है, अपनी अहलिया को छोड़ के और आके फेस किया उन्होंने, तो कम से कम अपने लीडर को, अभी वो फिर चले गए एक अलग बात है, लेकिन एक दफे तो वो आए और अपने आप को सरेंडर किया और जेल भी गए। ये प्रेसिडेंट भी मौजूद है। इसहाक डार साहब का मामला जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो वो कभी भी मीडिया को उस तरीके से फेस नहीं कर पाए, वो तो लोकल मीडिया के हवाले से भी शेकी रहे हैं। तो वही बात है कि जब अपनी कमजोरियां हों तो आप दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरे सिस्टम पे उन्होंने डाउट का इजहार करके वही पाकिस्तान को मिलाइन किया है। मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत ज्यादा देर तक उनकी हुकूमत रही है और आज अगर कोई सिस्टम जिसपे वो डाउट कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदारान में वो भी शामिल हैं, और उन्हें कम से कम फिर ये एडमिट करना चाहिए था कि ये हमारा फेलियर है कि हम पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। वेरी ट्रू एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली। लेकिन जनरल साहब, मसला ये है कि हम कहते हैं कि तमाम सिस्टम्स को सीधा करना चाहिए था पिछली हुकूमतों को, और अब जरा इस हुकूमत की तरफ जाते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून को चेंज करना है। आज सारी की सारी अपोजिशन ऐप को तनकीद का निशाना बना रही है। अब की जगह पर सारी जमातों को ये मौका मिला है कि वो नैब के कवानीन को तब्दील कर सकें। आज पीटीआई के पास भी ये मौका है। क्या पीटीआई ये मौका जो है गवा देगी, या इस मौके को पकड़ के, इसको यूज करके, यूटिलाइज करके इस अपॉर्चुनिटी को चीजों में तब्दीली लेकर आएगी? देखिए, गोइंग बाय ये जो 2-2.5 साल जिस तरीके से पीटीआई के गवर्नर सही है,
अगर उसको हम प्रेसिडेंस बना लें तो फिर तो लगता है कि इस मौके को गवा देगी पीटीआई, क्योंकि जो बेसिक इशू जिसकी तरफ अभी मुबश्शिर साहब भी इशारा कर रहे थे, हमारे क्रॉस द बोर्ड लीडरशिप को सब अंदाजा है इनका कि हमारे जो कवानीन हैं उनमें इश्यूज क्या हैं, हमने किस तरीके से अपने आइन का हुलिया जानबूझ के बिगाड़ा है ताकि हमारे लिए जब भी जरूरत पड़े वो हमारे लिए उसकी गुंजाइश निकलती रहे। यह हाल हमारे कवानीन का है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ना तो कोई कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं, ना कोई केस जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचता है, साल साल तक चलते रहते हैं काम। और यह भी हुआ है हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है किसी आदमी को रिलीज कर देने का, पता चला वो तो 3 साल पहले ही जेल में मर चुका हुआ है। बदकिस्मती ये है कि हम इन चीजों की तरफ जो एक्चुअली जो इश्यूज है हमारे, उस तरफ ना तो अपोजिशन ना ही हुकूमती कभी तवज्जो रही है। आपको अगर याद हो, मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये पनामा केस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था तो उनका बड़ा मशहूर इंटरव्यू था, आई वाज एक्चुअली शॉक कि मेरे 3 टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जी मुझे पता नहीं था कि हमारे अदालती निजाम इतना खराब है, वरना मैं उसको ठीक कर देता। तो अंदाजा कीजिए कि 2-3 दफा के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका ये हाल है। तो आप अगर पीटीआई जिनका वैसे ही जो भी आप कह लीजिए इनके बारे में, इनके बस में नहीं है, क्योंकि ये कोई सोच के प्लान करके लॉन्ग टर्म नहीं चलते ये लोग। इनको अगर पता हो कि हमारे कवानीन है, चाहे वो नैब है, चाहे वो कोई तमाम कवानीन की फिर पीटीआई वाले भी कह रहे हैं 3.5 रहना। जी जी, देखिए अब इशू तो यही है ना जो आप बात कर रही हैं कि भाई हम इसको जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे जो सिस्टम है, देखिए आपका जुडिशियल सिस्टम है आर्काइक, जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आर्काइक, पुलिस लॉज इतने पुराने हैं, मतलब 150-200 साल पुराने, उसके ऊपर आपका बेस किया हुआ है आप लोगों ने सारा। उसको ठीक करने की हम कुछ कर ही नहीं रहे। आज के दौर की जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिस तरीके से हमारा क्रिमिनल हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हम अभी पिछले 2 सदी पीछे बैठे हुए सारे। तो ये काम में कोई आपस में रबत भी नहीं है, ना कोशिश करने की ठीक करने की कोशिश करते हैं, बस बयानबाजी हमसे सुन लीजिए, चाहे वो हुकूमत हो चाहे हमारी अपोजिशन। राइट। अच्छा, अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जा रहे हैं, लेकिन मुबश्शिर बुखारी साहब, उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ नैब के बारे में। इसहाक डार साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात की कि नैब इज किलिंग पीपल, यानी नैब लोगों को मार रही है। और फिर वर्चुअल किलिंग की बात भी आई। एक तो ये वर्चुअल किलिंग क्या है वो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर बात है। नैब लोगों को कैसे मार रही है मुबश्शिर बुखारी साहब? हाँ, जदोकोब कर रही हो सकती है, तंग कर रही हो सकती है, ताक़ुब कर रही हो सकती है, हमसे भेजा में रखा हो, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन नैब लोगों को मार रही है। ये साहबदार साहब की स्टेटमेंट आपको समझ आती है? देखिए, सियासतदान हमारे जो हैं वो एक प्रेसिडेंट को लेके फिर उसको फैलाने की मुहारत तो रखते हैं ना। आपको याद होगा सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नैब कस्टडी में उनकी डेथ हुई थी और हथकड़ी समेत वो स्ट्रेचर पे पाए गए थे, बड़ा मशहूर हुआ वाकया। उससे पहले अगर हम पीछे चले जाएं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस जमाने में जहांगीर बदर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनके करीबी साथी नैब कस्टडी में उनकी हलाकत हुई थी। तो वो 1-2 प्रेसिडेंट्स तो ऐसी हैं कि नैब की कस्टडी में, हाँ वो हार्ट अटैक से फौत हुए हों या किसी और वजह से, टेंशन से उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन 1-2 प्रेसिडेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से गालिबन जिसे एक्सैजरेशन कहते हैं, इसहाक डार साहब ने वो किया। लेकिन नैब की अगर हम परफॉर्मेंस पे बात करें तो वो अगर फिजिकली नहीं तो मॉरली कम अज कम बंदे को जरूर मार रहे हैं। देखिए, नैब के हवाले से मैं हमेशा मेरा जाती ख्याल ये है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि नैब को पूरा रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एक दूसरा, नैब का अदारा वो अदारा होना चाहिए था जिसका परसेप्शन एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर किस्म का अदारे के तौर पे होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी की हुकूमतों ने तो मिसयूज किया ही। लेकिन हम इमरान खान साहब से चूंकि एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि वाकई में ये एक फ्री और फेयर अदारा होगा, लेकिन आपने देखा यहाँ पे शहजाद अकबर साहब भी उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, अगले दिन नैब वही काम शुरू कर देता है। कुछ और मिनिस्टर्स भी ऐसे स्टेटमेंट देते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मौका है इमरान खान साहब के पास कि नैब कवानीन में जो भी वो अमेंडमेंट लानी चाहते हैं, उन्हें थोड़ी सी अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी चाहिए, अपोजिशन से बात करें
क्योंकि मेरा ये हंच है कि अगर ये यही कवानीन रहे, यही नैब कल को खान साहब और उनकी टीम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होगी, तो यही मौका है कुछ कर गुजरने का, और यही मौका है कि नैब का इम्प्रेशन जो है वो उसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। जिस जगह पर PMLN है, इस जगह पर कल को PTI भी हो सकती है। इसतर ये है कि न्यूट्रली ऑब्जेक्टिवली तमाम के तमाम कवानीन के अंदर जो तरामीम की जरूरत है, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी, उसको फौरी तौर पर कर लिया जाए। लेकिन हम बात करेंगे इसके बाद कि हाउ नैब को सही कैसे करना है। लेकिन जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके बाद ब्रेक के बाद हमारे साथ नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफा साहब और मुबश्शिर बुखारी साहब मौजूद थे। हमारे साथ अभी नासिर बेग चुगताई साहब भी मौजूद हैं, NBC। हम इनको, क्योंकि हमारे उस्ताद हैं, NBC के नाम से हम इनको यूजुअली पुकारा करते हैं। बहुत शुक्रिया NBC, आपने हमें ज्वाइन किया। और मैंने जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से भी रिक्वेस्ट की कि थोड़ा और टाइम हमारे साथ मौजूद रहे, तो वो भी हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। NBC आपकी तरफ आते हैं जरा। इसहाक डार साहब ने बड़ा धमाके किए हैं यानी इंटरव्यू के अंदर। ये इंटरव्यू देना इस मौके के ऊपर PDM के प्लेटफॉर्म से भी PMLN एक सर्टेन नैरेटिव बिल्ड कर रही है। इसहाक डार साहब के इंटरव्यू को इस रोशनी में आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो PDM के का जो नैरेटिव उसके खिलाफ जा रहा है पूरा का पूरा। दरअसल वो बेचारे बोल नहीं पाते, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो पाते, बाहर चले गए, तो उनको इंटरव्यू देने की जरूरत थी नहीं। उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़े मजे की हैं कि कत्लेआम हो रहा है नैब के अंदर। अच्छा, वो शायद ये कहना चाहते थे कि नैब के टॉर्चर की वजह से, मेंटल टॉर्चर की वजह से लोग परेशान हैं और मर रहे हैं। अगर वो ये कहते तो शायद बिल्कुल सही बात थी। जनरल साहब को याद होगा, एक ब्रिगेडियर साहब थे बेचारे, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और ख़त छोड़ कर उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने कहा था कि नैब ने मेरी पूरी इज्जत, मेरा पूरा वैल्यू, मेरा ख़ानदान दांव पे लगा दिया है। ऐसे कई वाक़यात हुए। प्रोफेसर साहब का वाक़या था, हथकड़ी में उनका इंतकाल हुआ था। तो ये बातें, टॉर्चर तो ज़ाहिर हुआ है, मेंटल टॉर्चर है जो भी है। कत्लेआम मैं उसको नहीं कह सकता, ये कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हो तो अच्छा होता। लेकिन वो साहब डा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी, जो चाहें करें। तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो सियासी बसरत। NBC उनसे पूछा गया कि आपकी कितनी जायदादें हैं, वो कहते हैं एक। फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा बेटे जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या मतलब, कोई भी बेटे के नाम पे लगा दे, इंडिपेंडेंट है बेटा। आपको याद है पहले भी एक साबिक चीफ जस्टिस हुआ करते थे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके बेटे ने क्या गुल खिलाए थे वो पता है आपको, और उनका बेटा तो इंडिपेंडेंट है, बेटा इंडिपेंडेंट था उनका। ये ठीक है, ये should this trend be carried forward? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। मैं NBC कह रही हूँ कि क्या ये बेटों के नाम पे जायदाद लगाकर कहना नहीं जी वो तो इंडिपेंडेंट है, वो मेरा मसला नहीं है, ये ट्रेंड खत्म नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, फिर बेटा बताया ना उसके पास जायदाद कहाँ से आई, उसके पास कहाँ से जायदाद है। देखिए, बाप ने बेटे को जायदाद देता है, बाप, प्रॉपर्टी बढ़ती है, बंटवारा होता है, जिंदगी में हो जाता है, तो जाहिर है साग डार ने दी होगी या उसने कहीं से कमाई होगी, वो सोच सामने आनी चाहिए ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अजीब और गरीब इंटरव्यू था और बैड टेस्ट, बहुत बुरा इंटरव्यू था। मुझे तो प्रोफेशनली, और वो जो एंकर तो चढ़ गया था उसके बाद, जब उसने देखा ना कमजोर बंदा है, बोल नहीं पा रहा, तो वो एंकर जो मुझे लगता है इतना प्रोफेशनल नहीं था, वो चढ़ गया था। उसको PCR बता रहा होगा, सवाल ये करो, और प्रिसाइज सवाल थे, बहुत प्रिसाइज। आप वाकई बीमार हैं, आप कब से बीमार हैं, आप 3 साल से बीमार हैं, क्या बीमारी है आपको, बहुत जबरदस्त। तो वो चढ़ गया था, बेचारे को बैठ गए थे। राइट, तो दिस वाज अ वेल रिसर्च शो। इसहाक डार साहब को आने से पहले भी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जनरल साहब, हम थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि नैब के कानून को सही करना अब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज यहाँ PMLN है, केसेस पीपल्स पार्टी ने बनाए इनके खिलाफ या दूसरी जमातों ने बनाए, लेकिन
जो भी है, नाउ थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस चौधरी निसार साहब ने बनाए, जिसने भी बनाए, बट थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ। लेकिन नैब के कवानीन में तरमीम करना, पॉलिटिकल सारी एलीट को बैठकर अवामी मसाइल को हल करना, ये अब नागुज़ीर हो गया। लेकिन ये होता हुआ जैसा नजर नहीं आ रहा। कैसे इसको एक पॉसिबिलिटी की फॉर्म में लाया जाए? देखिए, ये तो पब्लिक प्रेशर डेवलप होगा तो ही हमारे जो जिनको हम वोट दे के अपने सर का ताज बना के बिठाते हैं वो कुछ करेंगे, वरना उनसे ये हम तवक्को करें कि वो खुद इन चीजों का नोटिस लेके जिससे नोटिस ले लेते कुछ काम करेंगे, मुझे इसको उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं है कि चलिए पहले तो हम डिक्टेटर्स को हर एक को हम ब्लेम करते रहते थे, सब कुछ करते रहते थे, उनके अच्छे काम भी हम उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं थे, ओके फाइन। लेकिन गुज़श्ता 12-13-14 साल से तो हमारा सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है ना जी, वो हम जो मर्जी कह लें इस्टेब्लिशमेंट में ये नहीं कर, किसी ने इनको कवानीन को बेहतर करने से तो किसने नहीं रोका इनको। ये नैब के कवानीन इस पार्टी के दौर में भी थे, नून लीग के दौर में भी थे, अब भी है, सारा कुछ है। अब इनके लिए अगर ये नॉन पार्टिसान किस्म का इनका एटीट्यूड हो और ये मिलके बैठ के देखें कि देखिए नैब का भी अभी इसको मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए काफी सारे, इसमें ये इसके मसाइल निकल रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो अगर ये करना चाहे तो करने को तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि मैंने जिन लोगों से डिस्कशन की है उन सबको मालूम है कि इन लॉज में लकूनस क्या है, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लकूनस क्या है। इसलिए ये लोग इसको ठीक इसलिए नहीं करते कि कल को अगर ये खुदा ना खासा ठीक हो गया तो पकड़े तो ये जाएंगे। मतलब आप ये देखें केस हमारा लगता कब है और फाइनल कब होता है जाके, कई केसेस तो फाइनल होते ही नहीं है। हमने जो अपने होश में जितने भी केसेस देखे हैं बहुत कम फाइनल होते हैं, खास तौर पे ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के केसेस हैं इनके किसी तरफ तो पेशरफ होती ही नहीं है, किसी तरफ भी आप देख लीजिए। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ ब्रेन्स भी हैं, हमारे यहाँ अगर ये ठीक हो और करना चाहे तो कर भी सकते हैं ये, इससे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये करना चाहते नहीं है क्योंकि इसी तरीके से सूट करता है। जो आज गवर्नमेंट इन पावर है वो समझते हैं दिल भी देर फॉरएवर। और ये बिल्कुल सही कहा बशीर साहब ने कि कल को अगर पीटीआई इन द फील्ड तो ये इनको ताड़ेंगे सारे मिलकर बैठ के, फिर हम यही डिस्कशन फिर पहले कर रहे होंगे इसमें। तो ये तो करना है, नागुज़ीर है ये। आपके जो टोटल जो आपका जो सिस्टम है ना, जो जस्टिस सिस्टम, इस सारे को आपने अप टू स्पीड लाना जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार इस बात का इज़हार कर चुका हूँ और कहता भी हूँ कि अल्लाह ताला हमें खुदा की कसम इस कदर हमें अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से हमारे लोग कचहरियों में अदालतों में ख्वार हो जाते हैं, सारी पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। बीच में बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं, वो सजा पा जाते हैं, उनका पूरा खानदान खत्म हो जाता है उसका। लेकिन हमारे अदालती निजाम का से मस होने को तैयार नहीं है। राइट। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को एक यूनिफाइड पॉलिसी भी नहीं नजर आई। हमारे जो सियासी जमात आती है वो अपनी पॉलिसी लेकर आ जाती है, उसके बाद फिर चीजें तब्दील हो जाती है। मुबशर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तो हमें बड़े अरसे से, तवील अरसे से एक यूनिफाइड पॉलिसी की जरूरत रही, लेकिन जब भी कोई जमात आती है वो एनर्जी पॉलिसी से लेकर, वो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी से लेकर, वो इवन इंडिया को कश्मीर के ऊपर क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना, सब चीजें तब्दील करती रही हैं। और अभी हम लोगों ने हाल में देखा डीजी ISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने, दोनों ने इस ब्रीफिंग की। वहां बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो इंडिया के कसूर थे वो डोजियर बनाकर मुख्तलिफ ममालिक को भी दिए हैं और उसके बाद फिर इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने का भी सोचा है। PMLN के बहुत सीनियर रहनुमा ये कहते रहे कि हमने इससे पहले ये काम नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं होता है? पॉलिसी की हम लोगों को एक सिमत क्यों नहीं नजर आती रही? सियासत हर चीज के आड़े क्यों आ जाती है? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, लेकिन मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, क्विक ब्रेक की तरफ, और फिर फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले मुबशर बुखारी साहब, आपके सामने एक सवाल रखा था, पॉलिसी का तसलसल, उसका जवाब प्लीज। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा जवाब अगर लंबा हो जाए तो प्लीज उसको बर्दाश्त कीजिएगा। पाकिस्तान में एक तो प्रॉब्लम ये रहा, अनिका, आपने 1988 से अगर हम आगे ट्रेवल करें, जब 1988 में 11 साल डिक्टेटरशिप के अंदर जमहूरियत आई, तो उसके बाद जमहूरियत का तसलसल जो है डिसरप्ट होता रहा। बेनज़ीर साहब की गवर्नमेंट 2 साल भी नहीं चली, फिर मियां नवाज शरीफ आए। मियां नवाज शरीफ साहब उन फोर्सेस को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे जो NTPP थी, तो उन्होंने आते साथ ही बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिसी इख्तियार की और फिर उनकी हुकूमत भी 2 साल बाद गुलाम इसहाक खान साहब ने रैप अप कर दी।
और फिर बीबी आई, बीबी की फिर अगेन वही, ये एक वो चलता रहा। फिर दरमियान में एक और डिक्टेटरशिप आ गई और जनरल मुशर्रफ आ गए, और वो सारी पॉलिसीज जो पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बीबी जारी करती थी उसको मियां नवाज शरीफ साहब आके चेंज कर देते थे। फिर मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज जनरल मुशर्रफ के दौर में चेंज हुई और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी उस वक्त हमें थोड़ी सी नजर आई। लेकिन अगेन जमहूरियत आई और जो पॉलिसीज बैड समझती थी नई जमहूरी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उसे छोड़ दिया, तर्क कर दिया और कुछ को कंटिन्यू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो हैं वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम रही। पहले अफगान जिहाद हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहा, फिर वॉर ऑन टेरर हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहा, और फिर हमारे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, और फिर अपोजिशन की और ट्रेजरी की गवर्नमेंट की जो टग ऑफ वॉर मुसलसल जारी है, वो भी हमारे लिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कोई यूनिफाइड पॉलिसी नहीं बना सके। एक दूसरी बात यह है कि यूनिफाइड पॉलिसी को बनाने के लिए एक पब्लिक कंसेंसस की डेवलपमेंट करने की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि सारी बड़ी पार्टी के लोग एक टेबल पे बैठें और एक कंसेंसस डेवलप करें और उसके बाद अपने फॉलोअर्स से सपोर्ट लें उसकी। अनफॉर्चुनेटली कोई भी लीडर हमारा ये करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइजेस माजी में किए होते हैं और कुछ करने होते हैं, और कुछ ये है कि इंटरनेशनल इरिटेंट्स जो हैं वो ऐसा करने से रोकते हैं कि पाकिस्तान कहीं कोई ऐसी पॉलिसी ना इख्तियार कर ले जिससे ये इसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाए, जिससे एक ये तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा हैं, इस पे सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। इस पे बाकायदा कोई एक थिंक टैंक जो स्ट्रेटिफाइड थिंक टैंक हो, जिसमें अवाम की पार्टिसिपेशन भी हो, टेक्नोक्रेट्स की भी हो, इंटेलेक्चुअल्स की भी हो, उसकी बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए यहाँ पे नासिर भाई बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं, ऐसे लोग जो हैं ऐसे थिंक टैंक्स में होने चाहिए, और इसके नतीजे में हमें शायद कोई ऐसी पॉलिसी मिल सके जो देरपा भी हो, और चूंकि उसके पीछे अवाम की सपोर्ट होगी उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकेगा। Right, Mubashir Bukhari sir, this is actually a very interesting suggestion के जितने लोग हैं सब status of society and सब stratas of society से भी लोगों को उठाया जाए और उस थिंक टैंक का हिस्सा बनाया जाए ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तो हमें नजर आए। नासिर भाई चुगताई साहब आप हैं, मुबशिर बुखारी साहब हैं, जनरल साहब हैं, तीनों पैनल के अंदर बैठे हजरात ये हिस्सा हो सकते हैं ऐसी किसी थिंक टैंक का, और बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको रखा जा सकता है। एटलीस्ट क्या हम नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर अपनी पॉलिसी को तसलसल के साथ चला नहीं सकते हैं? सियासत अपनी जगह होती रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी करते रहें, एक दूसरे पे ताने भी कसते रहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एटलीस्ट जो मामलात नेशनल सिक्योरिटी के हैं वो तो चलते रहें। और नेशनल सिक्योरिटी से मेरा मतलब सिर्फ दिफा नहीं है, बल्कि इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, वो तमाम मामलात जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जुज़्व हैं। नासिर भाई चुगताई जी, आपको मुबशिर साहब ने बात दुरुस्त कही। हम तीनों को मुझे ना रखे थिंक टैंक में, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे जो आपको वाकई बहुत तगड़े मशवरे दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि सही रास्ता क्या है। जहाँ तक ताल्लुक नैब का है, नैब बहुत मुतनाज़ा बन चुकी है। नैब के बारे में बहुत से मामलात गड़बड़ हैं, बाई पार्टीजन नहीं है, वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं कर रही है वो। लेकिन इसके साथ साथ हमारे और मसाइल भी हैं। हमारे गंदम का मसला, हमारे कपास का मसला है, हमारे फसलों की इमदादी कीमत का मसला है। कपास को तो खैर आपने दूर कर ही दिया है, गंदम के साथ आप जो कर रहे हैं सामने, और इसके लिए थिंक टैंक मौजूद है इनके पास। फॉरेन पॉलिसी का बहुत अच्छा थिंक टैंक है इनके पास, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जब मेरे जानने वाले हैं, उनसे कोई काम नहीं ले रहे आप। उनको सिर्फ वो बेचारों का आगे नाम के आगे लिखा हुआ है मेंबर एडवाइजरी काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स, तो वो उसको खुश है मेरा ख्याल कर रहे हैं। नासिर भाई चुगताई साहब, क्या उसके जो अराकीन हैं, जो एक्सपीरियंस अराकीन है, वो फारिग बैठे हैं फिर? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? वो फारिग देखे ना, अगर वो फारिग नहीं होते तो आपकी खारजा पॉलिसी इतनी कमजोर नहीं होती कि आप ओआईसी में
एक रूटीन रेजोल्यूशन की मंजूरी पर जश्न मना रहे हैं। वो रेजोल्यूशन जो 30 साल से जो लाहौर से मंजूर होता चला आ रहा है, उस पर आप खुश हो रहे हैं, आप उसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी बहुत नाकिस थी, आपके दोस्त कम हो गए थे, उन रिवायती दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया था जो कश्मीर के मसले पर बिला सोचे समझे आपको वोट दिया करते थे। अब आपको वोट मांगना पड़ रहा था इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एजेंडे में कश्मीर नहीं था। अगर आप इसका जिक्र किया गया है तो नहीं था, तो आप वहां गए, आपने जाके बात की, फिर सऊदी अरब ने दस्ते शफकत रखा आपके ऊपर और उनके मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस की कि जी हमें तशवीश है इसके ऊपर और हम कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। मैं ये कहता था कि कम से कम इस एडवाइजरी काउंसिल को इंसिस्ट करना चाहिए था कि कश्मीर पर ओआईसी का एक मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया जाए जो हिंदुस्तान जाके बात करे और उनको प्रेशराइज करे और कश्मीर भी जाए वो, लेकिन वो भी नहीं हुआ और हम ठंडे ठंडे फिर वो जो रेजोल्यूशन लेके वापस आ गए, उस पर हम बहुत खुश हैं। तो ये खारजा पॉलिसी में नकाइस की। अच्छा फिर दाखिला पॉलिसी आप देख लें, क्या किया आपने मुल्तान के अंदर, आपने कामयाब कर दिया पीडीएम को। राइट, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारा जा रहा है। बट जनरल साहब, कश्मीर की बिलखुसूस बात करें, भारत की दरअंदाजी की बात करें, एक डोजियर तैयार हुआ। वो डोजियर हमारे सामने बड़े ठोस शवाहिद के साथ गया है, रिफ्यूटेबल एविडेंस था उसके अंदर, ऑडियो, वीडियो, पिक्टोरियल, डॉक्यूमेंटेशन एंड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो तमाम चीजें थी जनरल साहब। अब इसको P5 मुमालिक के जो एम्बेसडर्स हैं उनको दिया गया, हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को दिया। बट इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, इसके बाद के इक़दामात हैं, वो क्या हैं, ताकि हमारी सिम्त तो तयन हो, हमारी सिम्त तो स्ट्रेट हो कि अभी ये कर रहे हैं तो अगली हुकूमत ने भी इसी तरीके से कश्मीर के मामले को आगे लेकर चलना है, किसी तरीके से अंडरमाइन नहीं होने देना। देखिए, तो लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रक्चर है ना ये, और इसमें एक सीए गवर्नमेंट का, एक सीए एक लीडर का काम नहीं है। इसको एज ए नेशनल अंडरटेकिंग आप लेंगे। साहब बात कर रही हैं, नसर बेग साहब भी बात कर रहे थे, मुबशर साहब बात कर रहे थे। एक लॉन्ग टर्म वर्किंग पेपर होते हैं हर मुल्क के अपने, चाहे खारजा पॉलिसी हो चाहे वो और पॉलिसी हो। इंडिया की मिसाल आप ले लीजिए, कांग्रेस से लेके पहले दिन से लेके आज तक उनकी पॉलिसी कश्मीर के बारे में चेंज नहीं हुई, तरीकाकार चेंज होता रहा है। कभी वो वेलवेट ग्लव्स पहन के आते रहे, कभी वो सर कुछ उतार के आपको मारना शुरू कर देते हैं। ये जो आपने काम किया, इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट यू डन। आप इसको यहां तक अगर महदूद रख देंगे आप, इसके पीछे जिस तरीके से आपका डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल ऑफेंसिव होना चाहिए, सिर्फ 5 मुल्कों से काम नहीं चलेगा। व्हेन इट गोज टू यूएन, वहां पे तो और बहुत से मुल्क भी हैं। एक दफा हमारे वज़ीर खारजा ने कहा भी था कि हम ये अफ्रीका और दूसरे छोटे मुल्कों में जाएंगे। आपको अपने अपने जो स्फीयर में जो मुल्कों का इन्फ्लुएंस है उनको इस्तेमाल करने के लिए ये आपको जाना पड़ेगा इसके आगे। और ये फॉरेन ऑफिस के साथ जो आपके जिस तरीके से थिंक टैंक्स हैं जो भी हैं, आप उनको लेके आपको चलना पड़ेगा। अभी तक हमने कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके बात नहीं की बाहर पाकिस्तान से। और दौर देखिए, हमारा जो मीडिया है, हम आपस में जितनी हम बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं हम लोग, इसको बाहर सुन कौन रहा है हमारी बात को? आपने कभी इस बात पर गौर किया हमने कि हम जितना अपने मुल्क के अंदर शोर गौर करते रहते हैं, बाहर इसको सुन कौन रहा है? जो कश्मीरी हमारा डियास्पोरा है, पाकिस्तानी जो है सारे, एक अगर लॉन्ग टर्म आप पॉलिसी बना के उसके स्टेप बाय स्टेप आप काम शुरू करेंगे तो ही किसी जगह पहुंचेगी ना आपकी बात। वरना यहाँ पर आप करके छोड़ देंगे, फाइन, वेरी गुड थिंग, बट इट विल अगेन गो टू वेस्ट। इसको आगे इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में, इंटरनेशनल बड़ी नेशनल आउटरीच हम लोगों को इंक्रीज करना होगा। गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच। नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुबशर बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ हनीका निसार को इजाजत दीजिए विद द दुआ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हर जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे कंसिस्टेंट रहे। अल्लाह हाफिज।